गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। आपने इंटरफेरेंस का नाम बहुत दिनों से सुना है। रे ऑप्टिक्स में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑप्टिक्स 3 पार्ट में है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमने बताया था कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 फेनोमेना आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। यहां डायग्राम में देखिए, S1 एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स से जो वेव निकल रहा है इसका एम्पलीट्यूड है A1 और इसका इंटेंसिटी है I1। I1 बराबर K इंटू A1 स्क्वायर। और S2 एक दूसरा पॉइंट सोर्स है जिससे जो वेव निकल रहा है, इस वेव का एम्पलीट्यूड A2 है और इसका इंटेंसिटी I2 है। इंटेंसिटी को हिंदी में तीव्रता कहते हैं। तो पहले तरंग का पहले सोर्स से जो वेव निकला उसका एम्पलीट्यूड है A1 और इंटेंसिटी है I1, और दूसरे सोर्स से जो वेव निकला उसका एम्पलीट्यूड है A2 और इंटेंसिटी है I2, जहां I2 बराबर KA2 स्क्वायर और I1 बराबर KA1 स्क्वायर, और दोनों वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा। इसका वेवलेंथ, इसके एक वेव का लेंथ अगर लेमडा है तो इसके भी एक वेव का लेंथ लेमडा ही होगा। स्पीड सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, ये सारा कुछ सेम होगा। अब ये दोनों वेव कितने फेज पे निकला है, मान लेते हैं यह 0 डिग्री फेज पे निकल रहा है यानी स्टैंडर्ड वेव है, और यह भी वेव 0 डिग्री फेज पे निकल रहा है यानी शुरू में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका इनिशियल फेज है 0, इसका इनिशियल फेज है 0, तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो गया 0। लेकिन यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बिंदु P पे पहुंच रहा है x, और ये वाला जो वेव है ये कितना दूरी तय करके बिंदु P पे पहुंच रहा है x प्लस डेल्टा x। तो दूसरे वाले वेव को थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है पहले वेव के कंपैरिजन में। तो यहां दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो गया, इस पाथ में इस पाथ को अगर हम घटा देंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा x। तो ये डेल्टा x को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। और ये जो लगा हुआ है ये क्या है, पर्दा, स्क्रीन है। ये स्क्रीन पर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, तो हमने यहां एग्जांपल के लिए एक पॉइंट लिया P। यह दोनों वेव इस बिंदु P पर आकर क्या होगा, मिलेगा, और मिलने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनाएगा। जब दो वेव आपस में मिलेगा तो यहां बिंदु P पर क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट वेव। इस रिजल्टेंट वेव को हिंदी में कहते हैं परिणामी तरंग। इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है A और इसका इंटेंसिटी है I। तो I बराबर क्या फॉर्मूला हमने बताया था, K इंटू A स्क्वायर, जहां K कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे यहां पर कि ये जो पहला वेव है और दूसरा वेव है, इस दोनों के मिलने से ये दोनों वेव कहां पर मिलता है, यह दोनों वेव इस स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर आकर मिलता है। इस मिलने को, जब दो तरंग आपस में मिलते हैं तो इस मिलने को ही व्यतिकरण कहते हैं, इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना, इंटरफेयर का मतलब मिलना। तो दो तरंगों के मिलने के घटना को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस के बाद जब दो वेव इंटरफेयर करता है, एक दूसरे से मिलता है, तो एक रिजल्टेंट वेव बनता है। ठीक है, अब देखते हैं पहले वेव का इक्वेशन जिस समय ये निकला था, यानी इनिशियली का मतलब हो गया आरंभ में या प्रारंभ में। प्रारंभ में का मतलब हुआ कि जिस समय यह दोनों वेव यहां से निकला, तो जिस समय यह वेव निकला कितने फेज पे, 0 डिग्री फेज पे, तो पहले वेव का इक्वेशन होगा y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, चूंकि एम्पलीट्यूड है A1 और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और इनिशियल फेज है 0 डिग्री। और सेकेंड वेव का इक्वेशन होगा A2 साइन ओमेगा टी। यहां तक समझ में आ रहा है, ये पहले वेव का इक्वेशन है और ये दूसरे वेव का इक्वेशन है। लेकिन ये दोनों वेव जब बिंदु P पर पहुंचेगा तब दोनों के फेज में एक डिफरेंस आ जाएगा। अभी ध्यान से देखिए, इनिशियली दोनों का फेज सेम है, इसका फेज कितना है ओमेगा टी और इसका भी फेज है ओमेगा टी, यानी फेज डिफरेंस 0 हो गया। ओमेगा टी में ओमेगा टी घटाएंगे 0, तो शुरू में दोनों का फेज सेम है यानी फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन जब ये पॉइंट P पर पहुंचेगा उस समय
फेज डिफरेंस जीरो नहीं रहेगा, उस समय फेज में एक डिफरेंस आएगा डेल्टा, या फेज डिफरेंस आएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के कारण। तो चूंकि दोनों के पाथ में डिफरेंस है तो इसलिए फेज में डिफरेंस आएगा। आपको याद होगा पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस 4 पाई। इस तरह से हम लोग पढ़े हुए थे। तो यहां पर दोनों वेव के पाथ में कितना डिफरेंस है, डेल्टा एक्स। तो इसलिए पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी यानी बिंदु पी पर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के कारण फेज डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले वेव का इक्वेशन हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे वेव का इक्वेशन होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहां पर देखिए पहले वेव का फेज है ओमेगा टी और दूसरे वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दोनों के फेज को अगर हम घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, डेल्टा। तो ये डेल्टा पहले तो नहीं था, यानी इनिशियली दोनों का फेज सेम था, लेकिन यहां पर फेज में डिफरेंस डेल्टा आया। क्यों आया, तो बिंदु P पर ये डेल्टा फेज डिफरेंस हुआ क्योंकि पाथ में डिफरेंस है। तो एक बार फिर से क्लियर हो जाइए, जिस समय दोनों तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी शुरू में दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन बिंदु P पर फेज में डिफरेंस डेल्टा आएगा क्योंकि पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स है। क्लियर। अब पॉइंट P पर दोनों वेव क्या कर रहा है, सुपरपोजिशन कर रहा है, यानी मिल रहा है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिलना, और इंटरफेरेंस का भी मतलब मिलना होता है। सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस दोनों का मोटा मोटी क्या अर्थ होता है, मिलना। जब दो तरंग मिलते हैं, और मिलना को थोड़ा और अच्छे से बोलेंगे तो इसको कहते हैं अध्यारोपित होना। अध्यारोपित होना मतलब मिलना। तो जब दोनों तरंग बिंदु P पर जाके मिलता है तो वहां पर रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये y1 पहले वेव का इक्वेशन है, y2 दूसरे वेव का इक्वेशन है, और ये y रिजल्टेंट वेव है। y किसका इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव। पहले वेव का इक्वेशन क्या है, y1। पॉइंट P पर आकर दोनों वेव मिलता है, तो पॉइंट P पर पहले वेव का इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और पॉइंट P पर दूसरे वेव का इक्वेशन है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर इस y1 y2 को जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो y1 और y2 को जोड़ने पर रिजल्टेंट वेव क्या आएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फिर से समझिए, बिंदु P पर पहले वेव का इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे वेव का इक्वेशन है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दोनों वेव को अगर हम जोड़ देंगे, यानी सुपरपोजिशन जब होता है तो दोनों वेव मिल जाता है, ऐड हो जाता है, तो दोनों वेव को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2, यानी a1 साइन ओमेगा टी में क्या ऐड करेंगे, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको किसका इक्वेशन मिलेगा, रिजल्टेंट वेव का मिलेगा ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोपण, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव एट पॉइंट P विल बी। पॉइंट P पर रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो y बराबर क्या करेंगे, y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, y2 का वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 रहने दो। अब इसको तोड़ो, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a यानी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी यानी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी यानी साइन डेल्टा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस इस a2 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करिए, a2 को पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, a2 को दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ठीक है। y बराबर,
अब पहले और दूसरे टर्म को ध्यान से देखें, इस दोनों में कुछ कॉमन है। ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बचेगा A1 और यहां क्या बचेगा A2 cos डेल्टा। ठीक है, प्लस ये वाला जो टर्म है इसमें तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना 3 गुना 4 है, तो इसको हम 4 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो A2 को बीच में कर देते हैं, cos ओमेगा टी को आगे और साइन डेल्टा को लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया y बराबर। अब हम मान लेते हैं ये जो A1 प्लस A2 cos डेल्टा है, ये टर्म देख रहे हैं, इसको हमने मान लिया लेट A1 प्लस A2 cos डेल्टा बराबर A cos थीटा। ये कैपिटल A देख रहे हैं और ये थीटा, ये A और थीटा ये दोनों नया टर्म है जो हमने यहां पर लाया। पहले A कहीं है, कैपिटल A कहीं नहीं है, थीटा भी कहीं नहीं है, हमने दो नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया है A और थीटा। तो A1 प्लस A2 cos डेल्टा को हमने क्या मान लिया A cos थीटा, और A2 साइन डेल्टा इसको हमने क्या मान लिया A साइन थीटा। ठीक है, इसको देखिए, यहां से यहां तक एक बार फिर से पढ़िए। y बराबर y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू रखिए। ये जो y2 का वैल्यू है इसको साइन a प्लस बी पे तोड़िए, इसको A2 से मल्टीप्लाई करिए, पहले और दूसरे टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन लीजिए, दूसरे वाले टर्म को अरेंज करके लिखिए। फिर A1 प्लस A2 cos डेल्टा को A cos थीटा, A2 साइन डेल्टा को A साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहां लिखिए A1 प्लस A2 cos डेल्टा को हमने क्या माना है A cos थीटा, तो यहां A cos थीटा आएगा, देख रहे हैं, प्लस cos ओमेगा टी। A2 साइन डेल्टा ये जो टर्म है इसके जगह हम क्या लिखेंगे A साइन थीटा। तो ये वाला जो पुराना इक्वेशन था, जब हमने इसको A cos थीटा इसको A साइन थीटा लिखा, तो इसको यहां पर वैल्यू रखिए, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ रहा है। y इक्वल टू पहले टर्म और दूसरे टर्म में ये कैपिटल A कॉमन है, कॉमन ले लो, तो क्या बचा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस यहां कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन A प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन निकला ये इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव का। कहां पॉइंट P पर, जहां पर दोनों वेव जाके मिला था, तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया। अब देखिए पहले वेव का इक्वेशन क्या था, पहले वेव का इक्वेशन था y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और दूसरे का इक्वेशन था y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यानी पहले वेव का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे वेव का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और जो रिजल्टेंट वेव आया उसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। ध्यान से देखिए, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यानी जब दो तरंग मिलते हैं, जब दो वेव का सुपर पोजिशन होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्लियर है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। जब दो वेव आपस में अध्यारोपित होते हैं तो जो पहले वेव का फ्रीक्वेंसी है, जो दूसरे वेव का फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट वेव का भी होगा। लेकिन पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरे का A2, लेकिन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है कैपिटल A। तो अब सवाल है हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। व्हाट इज A? A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। लेकिन इस A को कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, अगर ये कैपिटल A निकल जाएगा तो इसका इंटेंसिटी भी निकल जाएगा। किसी वेव का एम्पलीट्यूड A हो तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, I बराबर KA स्क्वायर। तो पहले हम इस A को निकालते हैं। तो यहां देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2, हमने क्या माना था A1 प्लस A2 cos डेल्टा को क्या माना था A cos थीटा, और A2 साइन डेल्टा को क्या माना था A साइन थीटा। यहां से A कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी स्क्वायर करें तो क्या होगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ेंगे तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम जोड़ेंगे A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो A स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर दो इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल। एक नया वेरिएबल हमने A लाया है और एक थीटा लाया है। ये सब तो पहले से वेरिएबल यूज हो रहा है, A1 A2 डेल्टा, ये सब तो पहले से ही चला आ रहा है। ये नया वेरिएबल A थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये थीटा खत्म हो जाएगा, तो A का वैल्यू मिल जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सवाल है पहले और दूसरे इक्वेशन को हम पहले स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, फिर जोड़ देंगे।
LHS को भी स्क्वायर करेंगे, RHS को भी स्क्वायर करेंगे, पूरे इक्वेशन को स्क्वायरिंग होगा, अब फिर दोनों का एडिशन होगा। LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को। तो ऐसा करने से किसका मान निकलेगा? A का, और जब A निकल जाएगा तो फिर इंटेंसिटी भी निकल जाएगा। तो स्क्वायर करते हैं। यहाँ देखिए LHS क्या है, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा, इसका यहाँ होल स्क्वायर होगा, प्लस इसका LHS क्या है, A2 साइन डेल्टा, इसका भी स्क्वायर होगा। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इधर RHS का स्क्वायर करके जोड़ो, A कॉस थीटा का स्क्वायर, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़िए, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, जहां पहला टर्म है A1 और दूसरा टर्म है A2 कॉस डेल्टा। तो इसको A प्लस B के स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो A स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर, ये जो दूसरा टर्म है A2 कॉस डेल्टा, इसका स्क्वायर करो, प्लस 2AB यानी A1 A2 कॉस डेल्टा। तो ये हो गया A प्लस B के होल स्क्वायर पे आ गया, इसका स्क्वायर करो, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इधर A स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहां पर देखो A2 कॉस स्क्वायर डेल्टा, A2 साइन स्क्वायर डेल्टा, इस दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया। तो क्या ये और ये जब ऐड होगा तो क्या आएगा? A2 स्क्वायर आएगा, ये A1 स्क्वायर है और ये थर्ड टर्म 2A1 A2 कॉस डेल्टा बराबर A स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो कैपिटल A का क्या वैल्यू मिल गया? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये निकल गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्लियर है? देख लो एक बार। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव मिल गई, परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। तो ये जो इंटेंसिटी होगा रिजल्टेंट वेव का वो K इंटू A स्क्वायर होगा। K इंटू A स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने निकाला है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये वैल्यू किसका आया था? A स्क्वायर का। अब इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे तो KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर, 2KA1 A2 कॉस डेल्टा, KA1 स्क्वायर, K2 स्क्वायर 2, ये K इंटू A1 इंटू A2 को हम रूट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे A1 है तो इसको A1 स्क्वायर, A2 है A2 स्क्वायर और K है तो K इंटू K स्क्वायर। ये सब रूट से बाहर निकल के ये 2K है तो 1K निकलेगा, A1 स्क्वायर A1, A2 स्क्वायर A2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब K इंटू A1 स्क्वायर ये I1 है, पहले वेव का इंटेंसिटी है, K इंटू A2 स्क्वायर ये दूसरे वेव का इंटेंसिटी है, प्लस 2 रूट अंडर KA1 स्क्वायर I1, K2 स्क्वायर I2 इंटू कॉस डेल्टा। ये कॉस डेल्टा ये रूट से बाहर है, कॉस डेल्टा के ऊपर रूट नहीं है, तो ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी निकल गया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकला? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। क्लियर है? तो एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं इंटरफेरेंस का थ्योरी क्या है। आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। इसका डिफिनेशन है द फेनोमेनन ऑफ, फेनोमेनन का मतलब घटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, री यानी पुनः, अगेन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, पुनर्वितरण, ऑफ लाइट यानी प्रकाश के पुनर्वितरण की घटना, लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना, इन ए रीजन, रीजन का मतलब एरिया यानी क्षेत्र, किसी क्षेत्र में प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव, दो लाइट वेव के सुपरपोजिशन के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो दोनों लाइट वेव है, टू लाइट वेव, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम। तभी हमने बताया था कि ये जो S1 सोर्स है और S2 सोर्स है, इस दोनों लाइट वेव का जो ओमेगा है यानी फ्रीक्वेंसी, ये क्या रखना है? सेम। इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप यहां देख रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता होता है, और इंटेंसिटी का संबंध किससे होता है? एनर्जी से। इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन किससे है? एनर्जी।
तो आपने यह तो देखा कि अगर पहले वेव का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2 है, और यहां पर दोनों वेव के मिलने से रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या है? I। पहले का इंटेंसिटी I1, दूसरे का इंटेंसिटी I2, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी I। तो क्या I बराबर सीधा I1 प्लस I2 होगा? नहीं होगा। I बराबर I1 प्लस I2 नहीं होगा। असल में I बराबर क्या होगा? एक्चुअल जो हम लोग का फॉर्मूला आया है वो आया है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी किस पर निर्भर करेगा? I1 और I2 यानी पहले और दूसरे वेव के इंटेंसिटी पर तो निर्भर करेगा ही, साथ ही साथ दोनों वेव के फेज डिफरेंस डेल्टा पर निर्भर करेगा। ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा है फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव एट पॉइंट P, यानी बिंदु P पर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। यानी दो वेव जब मिलता है तो परिणामी वेव बनता है, और परिणामी तरंग का जो इंटेंसिटी होगा या एम्पलीट्यूड होगा वो किस पर निर्भर करता है? वह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या था, यानी जिस समय दोनों वेव मिल रहा था उस समय फेज डिफरेंस क्या था। समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी क्षेत्र में प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि दो वेव जब मिलता है, दो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या रखना है? सेम, और उसके कारण जो लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्योंकि पहले वेव का एनर्जी है I1, एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, और दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2, तो दोनों का इंटेंसिटी मिलने से ये रिजल्टेंट वेव बना। तो क्या डायरेक्ट दोनों का इंटेंसिटी ऐड हुआ? नहीं। ये जो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है ये सीधा I1 प्लस I2 नहीं होगा, ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा, यानी एक नए तरीके से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को याद रखिए। इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है? रचना करना, और डिस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है विनाश करना। तो ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के कारण, यानी जब दो वेव मिलता है तो उसके वजह से क्या होता है? व्हेन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट व्हेन इंटेंसिटी इज मिनिमम इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्यतिकरण के कारण जब तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं, लेकिन जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो उसे विनाशकारी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज समझिए। पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1, डायग्राम में देखिए, पहले वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है A2, और जब दोनों बिंदु P पर आकर मिलता है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A होता है। तो इस A का फॉर्मूला क्या निकला था? इस A का फॉर्मूला था S1 S2, ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका स्क्रीन हो गया, S1 से एक वेव गया, S2 से एक वेव गया, और ये दोनों कहां मिल गया? बिंदु P पर सुपरपोजिशन हुआ। पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरे का A2, और यहां जो रिजल्टेंट वेव बना उसका एम्पलीट्यूड है A। तो A का फॉर्मूला क्या निकला था? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। और इंटेंसिटी, पहले वेव का इंटेंसिटी है I1, दूसरे का इंटेंसिटी है I2, और जो रिजल्टेंट वेव है उसका इंटेंसिटी I। तो रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी I का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। तो यहां देखिए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा पे। डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस। कहां पर? पॉइंट P पर। देखिए, एट पॉइंट P दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है? डेल्टा, है ना। तो डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव एट पॉइंट P। तो बिंदु P पर जब दोनों वेव मिलता है कितने फेज डिफरेंस पर? डेल्टा फेज डिफरेंस पर, तो रिजल्टेंट वेव बनता है जिसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी
यानी रिजल्टेंट वेव का ए और आई दोनों किस पर डिपेंड करता है? दोनों इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों वेव जो मिल रहा है वो कितने फेज डिफरेंस पे मिल रहा है। क्लियर है? यानी डेल्टा पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। जैसे ये बिंदु P है, मान लो इसके लिए फेज डिफरेंस है π/2, तो ये एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने स्क्रीन पर Q। यहां पर जब दोनों वेव आकर मिलेगा तो यहां पर मिलने के समय जब दोनों वेव मिलेगा तो क्या फेज डिफरेंस उतना ही होगा जितना P पर था? नहीं, यहां फेज डिफरेंस हो सकता है कुछ अलग हो, यहां पर किसी और पॉइंट R पर फेज डिफरेंस कुछ और हो। तो यानी डेल्टा के अलग अलग मानों के लिए इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग आएगा। और जब इंटेंसिटी अलग अलग आएगा, स्क्रीन पर करोड़ों पॉइंट है और हर पॉइंट का इंटेंसिटी अलग अलग होगा, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। इन पॉइंट को ब्राइट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं स्क्रीन पर जहां पर इंटेंसिटी का मान, यानी ये जो आई है रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी, इसका मान सबसे ज्यादा होता है। इसको हम लोग ब्राइट पॉइंट कहते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं स्क्रीन पर जहां इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे कम होता है, इसको डार्क पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? ब्राइट पॉइंट क्या हो गया? जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। डार्क पॉइंट क्या हो गया? जहां मिनिमम इंटेंसिटी हो। तो जब परिणामी तरंग का तीव्रता अधिकतम होगा तो वहां ब्राइट पॉइंट बनेगा, और जब परिणामी तरंग का तीव्रता न्यूनतम होगा तो वहां डार्क बनेगा। क्लियर है? एक ब्राइट होगा, उसके बाद एक डार्क होगा, फिर एक ब्राइट होगा। इसको ऐसे देखिए, यह मान लो स्क्रीन है, मान लो B का मतलब ब्राइट है और D का मतलब डार्क है। तो एक ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। और ये बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर होता है। मतलब ये दूरी जितना होगा यह भी दूरी उतना है, यह भी दूरी उतना है, यह भी उतना है, यह भी उतना है। यानी ब्राइट और डार्क बिल्कुल अल्टरनेट बनता है और बराबर बराबर दूरी पर बनता है। ब्राइट वह बिंदु है जहां पर परिणामी तरंग का तीव्रता मैक्सिमम हो, और डार्क वह बिंदु है जहां परिणामी तरंग का तीव्रता मिनिमम हो। ठीक है? अब देखिए, ऐसे हिंदी में ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, यानी जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसको ब्राइट कहेंगे। और डार्क का मतलब अंधेरा, जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगा उसको डार्क पॉइंट कहेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वो तो ब्राइट पॉइंट है। तो जब दो वेव इस तरह मिले कि किसी बिंदु पर तीव्रता मैक्सिमम हो जाए, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हिंदी में कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण? रचनात्मक व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? विनाशकारी व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का हो गया, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक हो गया रचनात्मक व्यतिकरण, एक हो गया विनाशी या विनाशकारी व्यतिकरण। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, मान लीजिए ये वेव निकला और यहां से भी वेव निकला, तो जिस बिंदु पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां ब्राइट बनेगा, और जिस बिंदु पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, यानी डार्क बनेगा। तो बताइए, ब्राइट पॉइंट कब बनेगा? जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो। डार्क पॉइंट कब बनेगा? जब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है? तो जैसे यहां पर ये ब्राइट बन रहा है तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां डार्क बन रहा है डिस्ट्रक्टिव होगा। ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, डार्क डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, डार्क डिस्ट्रक्टिव। और इस दोनों बिंदु के बीच में जैसे ये सारा पॉइंट है, ब्राइट और डार्क के बीच में भी तो बहुत सारा पॉइंट है। यहां पर लाइट ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम के बीच का वैल्यू होगा। ठीक है? ये जनरल पॉइंट है। ब्राइट और डार्क के बीच में जो करोड़ों पॉइंट है ये जनरल पॉइंट है। यहां पर प्रकाश की तीव्रता ना अधिकतम होती है ना न्यूनतम होती है, इसलिए यहां पर ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बिल्कुल जनरल इंटरफेरेंस होगा। ठीक है? तो एक बार फिर से देखते हैं। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण।
समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण यानी मिलने के कारण, कैसे प्रकाश तरंग जो आवृत्ति में समान है, तो समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी क्षेत्र में प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के कारण जब तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं, लेकिन जब इंटेंसिटी मिनिमम होता है तो उसे विनाशकारी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये दो तरह का इंटरफेरेंस हो गया। अब आगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण का सिद्धांत। S1 पहला सोर्स है, दूसरा सोर्स है। पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है। पहले का इंटेंसिटी I1, दूसरे का I2। I1 बराबर KA1 स्क्वायर, I2 बराबर KA2 स्क्वायर। पहले का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। पहला का पाथ लेंथ x, दूसरे का पाथ लेंथ x प्लस डेल्टा x, दोनों का पाथ डिफरेंस डेल्टा x। बिंदु P पर जब दोनों तरंग पहुंचेगा तो सुपरपोजिशन होगा और एक नया तरंग बनाएगा, इसको रिजल्टेंट वेव कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड A है, इंटेंसिटी I है, I बराबर KA स्क्वायर। और ये स्क्रीन है पर्दा। तो शुरू में दोनों तरंग का फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन बिंदु P पर जब दोनों तरंग आकर मिलेगा तो यहां पर फेज डिफरेंस डेल्टा होगा, और ये डेल्टा होगा पाथ डिफरेंस डेल्टा x के कारण। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x के कारण बिंदु P पर फेज डिफरेंस होगा, और इसी फेज डिफरेंस डेल्टा का मान अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जिसको ब्राइट कहेंगे। कुछ पॉइंट होगा जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगा, उसको डार्क कहेंगे। जहां पर ब्राइट बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, जहां पर डार्क बनेगा तो उस इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेट S1 and S2 produce two wave of different amplitude and same angular frequency। मान लेते हैं कि S1 और S2 दो सोर्स है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो दो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है A1 A2, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां देख सकते हैं एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, जबकि फ्रीक्वेंसी दोनों का ओमेगा है। लेट इनिशियली फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 0। मान लेते हैं यह भी 0 पे निकला, यह भी 0 फेज पे निकला, तो दोनों का फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 - 0 0 होगा, बट एट पॉइंट P। लेकिन बिंदु P पर क्या होगा, ड्यू टू पाथ डिफरेंस डेल्टा x देयर विल बी फेज डिफरेंस डेल्टा। पाथ डिफरेंस डेल्टा x के कारण फेज में डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा। माना विभिन्न आयाम A1 और A2 तथा समान कोणीय आवृत्ति ओमेगा के दो तरंगों की उत्पत्ति S1 और S2 स्रोत से होती है। माना आरंभ में दोनों तरंगों के बीच का कालांतर 0 है, इनिशियली फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन पॉइंट P पर पथांतर डेल्टा x के कारण कालांतर डेल्टा होगा। लेकिन जब दोनों तरंग बिंदु P पर मिलेगा, जब दोनों वेव पॉइंट P पर आकर मिलेगा तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x के चलते यहां पर फेज डिफरेंस डेल्टा होगा। एट पॉइंट P द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स विल बी। पॉइंट P पर दोनों वेव का इक्वेशन क्या होगा, पहले वेव का इक्वेशन होगा y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, और दूसरे का इक्वेशन होगा y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो दोनों का फेज में डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा का। इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो फेज में डिफरेंस हो गया डेल्टा। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बिंदु P पर क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2। y1 y2 का वैल्यू रखिए, इस y2 के वैल्यू को तोड़िए, पहले और दूसरे में साइन ओमेगा टी कॉमन लीजिए। ये सब तो हो गया था, तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन मिल गया। अब रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी तो वही है, पहले वेव का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे का ओमेगा, और दोनों के मिलने के कारण जो रिजल्टेंट वेव बना उसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज है।
पहले का एम्पलीट्यूड स्मॉल a1, दूसरे का स्मॉल a2 और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैपिटल है। इस कैपिटल ए का मान निकालेंगे इक्वेशन 1 और 2 को जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या मिल गया, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, ये निकल गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, परिणामी तरंग की तीव्रता आई, कैसे निकालेंगे, के ए स्क्वायर का वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करिए, ये के a1 a2 को लिखिए के a1 स्क्वायर के अंडर रूट में इंटू के a2 स्क्वायर, इसको I1 I2 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा, तो ये दोनों फॉर्मूला निकल गया। तो आज हमने सीखा इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस कौन कौन से टाइप के हो गए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और यह भी सीखा कि जब दो वेव किसी बिंदु P पर मिलता है तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, और रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा। इसका मतलब इंटेंसिटी हो या एम्पलीट्यूड, दोनों का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पर। क्लियर है? तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, थैंक यू।